सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है तो सिर्फ मेहनत। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। लगातार इंटरव्यूज के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा से गोविंद सिंह जी कालूरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में जी। मैं आपको बताऊं तो गोविंद सिंह जी कालूरी परिचय के तौर पर वर्तमान में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा के सदस्य हैं और वर्तमान में जालोर से आप किसान मोर्चा के प्रभारी हैं। इतना ही नहीं, आप पूर्व में चित्तौड़ प्रतापगढ़ से भी किसान मोर्चा के प्रभारी रह चुके हैं। यानी कुल मिला के यदि बात की जाए तो पिछले 15 सालों से आप लगातार बालोतरा क्षेत्र से कहें या पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से कहें तो आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं और काफी सक्रिय समाज सेवी भी हैं। इतना ही नहीं, और भी यदि लंबी बात की जाए परिचय के तौर पर तो कोरोना काल देखें या लंपी वायरस जो काल देखें, पीछे जो इस तरह की जो आपात स्थिति आई उनमें भी आपने खूब इंसानियत दिखाते हुए बखूबी से आपने मानव धर्म को निभाते हुए आपने बहुत अच्छा सा काम किया। आप इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक बार आपका पुनः मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में जी। नमस्कार। वैसे तो आपसे खूब सारे बातें करनी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके जनता, आपके जो क्षेत्र की जनता है पचपदरा के, वहां से मैं प्रश्न लाया हूं। बहुत सारे ऐसे मेरे दिमाग में प्रश्न है, लेकिन हम बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको बीजेपी की वे कौन सी विचारधारा अच्छी लगी, वे कौन से मुद्दे अच्छे लगे जिसको लेके आपने बीजेपी को ही ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी जब से जी, जनसंघ से जब दीपक था जी, तभी से जो पार्टी का समूह था उनका एक ही विचारधारा ये थी जी, कि देश हित हो, जी, समाज हित हो, जी, मानव कल्याण हो, जी, वसुंधैव कुटुंबकम का नारा लेके हम चलने वाली पार्टी है। जी, और ऐसी पार्टी से कौन नहीं जुड़ना चाहता है। जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, आपको पता ही है। जी, कई पार्टियां बनी है, राष्ट्रीय पार्टियां बनी, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ने का कारण ये कि जनहित का काम करना, मानव कल्याण का काम करना, धर्म कल्याण का काम करना, सबको समरसता भाव से लेके चलने का प्रकल्प है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी दूसरी पार्टी विश्व में है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जब पढ़ाई छोड़ी तो मुझे एक ही पार्टी अच्छी लगी, वो भारतीय जनता पार्टी। और मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और काफी पिछले सालों से आप सक्रिय पचपदरा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार आप पर विश्वास जताते हुए आपको दावेदारी के रूप में टिकट पेश करेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे और भी तमाम कई सारे नेता लोग हैं बीजेपी के जो काफी समय से है, जो प्रयास कर रहे हैं। हमारा नाम चौधरी जी है, कई तरीके से। आपको क्या लगता है, आपको इस बार टिकट मिलेगा पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ जी, और सत्ता हमारा ध्येय नहीं है जी, संगठन मजबूत हो जी, और संगठन मजबूत होगा। और हमने अगर वास्तव में संगठन को मजबूत करने में अगर समय दिया है, जी, जी, कोई बीज बोया है तो बीज जरूर जो बोया है वो उगेगा। जी, और यहाँ की जनता है तो जनता के साथ में मैं निरंतर, गांव हो, ढाणी हो, शहर हो या कहीं पर भी हो, जी, और कैसा भी कोई भी मुद्दा हो तो मैं निरंतर जनता के बीच में लगातार जा रहा हूँ। जी, जी, और पार्टी का अगर आने वाले समय में मोदी जी इतना बड़ा डेवलप कर रहे हैं, जी, जी, युवाओं के लिए आज आपको देख लो, गुजरात में हो जी, जी, या कर्नाटक की सीटें दी थी, इसमें भी युवाओं को आगे ला रहे। आने वाले समय में डिजिटल भारत कैसे बने उसको लेकर मोदी जी का जो एक संकल्प से सिद्धि की और जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में युवाओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे। मुझे भी अगर मौका दिया तो मैं भी यहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निरंतर लंबे समय से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी को अगर उचित लगेगा तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। जी, जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जिक्र किया आपने। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मान लीजिए आप जनता भी आपके ऊपर विश्वास भरोसा जताती है और आपको टिकट भी मिल जाती है और आप बतौर विधायक के रूप में या अन्य किसी पद पर चुने जाते हैं, तो आपके वे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप मूलतः काम करना चाहेंगे? वे मुद्दे जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ या आपके तरफ से वे मुद्दे, उनका थोड़ा जिक्र किया जाए।
शिक्षा के प्रति जो अभी आपको लग रहा अभी जो चल रहा है, जी जी तो इस कांग्रेस के राज में तो स्कूल है बड़ी बड़ी, कॉलेज है बड़ी बड़ी, लेकिन व्याख्या था नहीं। जी व्याख्या थे कि बिना स्टूडेंट स्कूल में आके निराश होके वापस जाते हैं। जी तो सबसे बड़े तो शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, शिक्षा में व्याख्याता पूर्ण हो, जी और स्कूल हो या कॉलेज हो, जी शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जी दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा जी कि नर्मदा जैसे गुड़ामालन तक आई हुई है, जी उस नर्मदा को बालोतरा तक कैसे लाए, जी उसके लिए शायद श्रमदान करना पड़े जी या कुछ भी करना पड़े। पानी जल है तो कल है, जी उसको लेकर सबसे मेरा प्राथमिकता, अगर कल भगवान करे अगर मुझे कोई सौभाग्य मिल गया है, जी जी जिम्मेदारी मिल गई, जी तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यह रहेगा जी कि जो गुजरात से गुड़ामालन तक नहर आई हुई है, जी उस नहर को बालोतरा तक लाना, जी जी यहाँ की जनता को उस जल से लाभान्वित करना। जी। अगर जल होगा तो कल होगा, जी। और कल होगा तो हरा भरा सब होगा। ये एरिया डेवलपमेंट करने के लिए जल की पूर्ण आवश्यकता है। जी वो पानी नहर का वहां से भी आ रहा है, जी जी लेकिन वो पूर्ण पर्याप्त पानी नहीं है, सिर्फ पानी पीने को लेकर वो पर्याप्त है। जी जी लेकिन इस एरिया को हरा भरा, मेरे पचपदरा को हरा भरा, ग्रीन पचपदरा, क्लीन पचपदरा करने के लिए जी, जी। अगर वहां से ये नहर आ गई तो आने वाले समय में यहाँ बहुत अच्छा डेवलप होगा। जी, जी। और ये पचपदरा एक उभर के एक नया पचपदरा, क्योंकि इतनी बड़ी रिफाइनरी का जी, प्रोजेक्ट जी। आया हुआ है, जी, जी। और यहाँ पानी के अगर समस्या का समाधान निरंतर हो जाए तो आने वाले समय में पचपदरा एक हरा भरा पचपदरा होगा, ये मुझे विश्वास है। जी बहुत अच्छा जिक्र किया आपने, और आपने यहाँ पे पचपदरा रिफाइनरी का जिक्र किया। अच्छा है, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमें पचपदरा में रिफाइनरी की सौगात मिली। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। गोविंद सिंह जी, यदि इस रिफाइनरी को मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, यदि कोई राजनेता या कोई भी यहाँ का जो आदमी इस पर यदि काम करना चाहे, इस अवसर को यदि सु अवसर में बदलना चाहे, तो बहुत अच्छा से काम किया जा सकता है। मतलब अच्छा सा रोजगार का शोर्त है, तमाम सारी चीजों को लेकर पचपदरा की रिफाइनरी का हम लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में आप इस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे? आपके दिमाग में कुछ अलग से विचार ऐसा कुछ है? युवाओं को पहले तो स्किल डेवलपमेंट हो जी उससे क्या है, अभी वैसे रिफाइनरी के अंदर जो आप रिज्यूम मांगते थे उसके अंदर आपकी क्वालिफाई या आपको अनुभव नहीं है, जी जी उसको लेकर पहले स्किल डेवलपमेंट की जाए। जी जी स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं को यहाँ पूर्ण रूप से रोजगार यही मिले, जी, जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक शिफ्ट में 2.5 लाख वर्कर काम करेंगे, उसके बाद में कई प्रकार के 3 शिफ्टों में ये चलेगी। और ऐसे इस रिफाइनरी के अंदर इतने काम है कि यहाँ की जनता बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पचपदरा में अपना रोजगार की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, यहाँ के युवाओं को यहाँ रोजगार मिले। तो ये रोजगार देने के लिए मेरा पूर्ण रूप से सबसे पहले युवाओं पर ही फोकस होगा। चलो बहुत अच्छा जिक्र किया। अब रिफाइनरी से हटके भी आपसे बात करते हैं। गोविंद सिंह जी, क्या होता है एक्चुअली में राजनीति में, ये क्या होता है कि जो राजनीति के लोग होते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तो जनता के बीच में जा करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये तमाम तरीके की चुनावी मुद्दे रखते हैं, ये काम करेंगे। लेकिन जब वो पद पर आ जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं और अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये लोगों में आम धारणा है, और आम धारणा ऐसे ही नहीं बनती, कई कारण है इसके पीछे, क्योंकि शायद ऐसा होता होगा। इसीलिए आप भी इस बात से भलीभांति परिचित है और मैं भी भलीभांति परिचित हूँ। लोगों के मन में भी ऐसा होगा कि यदि गोविंद सिंह जी को हम चुनाव में जीता है या उन्हें पद पर लाएं, तो क्या वो तो ऐसा नहीं करेंगे? आप उनको कैसे आश्वासन देना चाहेंगे? मैं तो पहले भी आपको बोला, वसुंधैव कुटुंबकम का हमारा ध्येय है, वो नारा है जी। हम अंतिम व्यक्ति तक भी उनको वास्तव में लाभ कैसे पहुंचे जी, अंत्योदय तक भी कैसे पहुंचे जी, वो विचारधारा है। कल आप कोई जिम्मेदारी मिल जाए, ये पद नहीं है, जिम्मेदारी है। जी जी विधायक बन जाए तो भी जिम्मेदारी है, और सांसद बन जाए तो भी जिम्मेदारी। जी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक सिर्फ जिम्मेदारी है, मैं एक प्रधान सेवक हूं, जी जी, तो उस विचारधारा के और उनकी प्रेरणा से हमारे को भी कोई जिम्मेदारी मिल गई तो आने वाले समय हम बेखूबी से और भाव से जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार से जनता का सेवा करने का
समय मिलेगा। बाकी ऐसा कल जीत गए उसके बाद में आप दूसरी बातें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सिर्फ मानव मात्र का कल्याण हो, जनता के हित के मुद्दों को लेकर निरंतर आप सुबह से शाम तक, आज भी मैं कुछ भी नहीं हूं आज, फिर भी मेरा सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहने का सौभाग्य मुझे मिलता है। छोटा बड़ा काम, अभी ये कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें काम जनता का नहीं हो रहा है, लेकिन लड़ झगड़ के भी जनता का काम कैसे हो, यही भावना रहती है। बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है, कोई किसी प्रकार से अपन कोई चाहत रखते हैं उससे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो आने वाले समय में आपको अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। यही बात। अच्छा बताया आपने। वैसे क्या होता है गोविंद सिंह जी, जब देखा जाए तो चुनाव जीत जाने के बाद में वो जो नेता लोग होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वो गरीब परिवार को तो भूल ही जाते हैं, उनसे तो लेन देन ही नहीं, अपनी गाड़ी में मस्त रहते हैं, अपनी वेशभूषा में, और पहले उनका कुछ अलग होता है, बाद में उसका कुछ अलग होता है। और जहाँ जो बड़े लोग होते हैं उनके वहां पे जाते हैं, बैठते हैं, सभाएं। जनता का यदि आम लोग यदि उनको काम के लिए आता है, उनके निवास पे आता है या उनके कार्यालय पे आता है, तो उनको कहते हैं आप वेट कीजिए, और वो सभा अटेंड करने जाते हैं। ऐसा होता है, मैंने कई जगह देखा है। ऐसे में इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? आपके विचार में तो ये सारी चीजें नहीं है? मैं तो एक ही बात कहता हूं कि बड़ों के पास जाना या गाड़ियों से नीचा भी नहीं उतरना या अपने हिसाब से ही करना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो उनको पता है। जी जी। 5 साल बहुत अल्प समय जी, 5 साल के लिए ही बनाते हैं, आपको पूरे जीवन भर के लिए विधायक या सांसद नहीं बनाते जी। सही बता रहे। तो 5 साल में आपने अगर काम करके दिखाया तो जनता आपको सुनेगी, नहीं तो 5 साल से कुछ भी, एक बार राजनीति कैसे भी भूल में भी आपको अगर कोई बना दे, लेकिन आप जनता के बीच में निरंतर अगर काम नहीं करोगे तो आने वाले समय में फिर आपको जनता वोट नहीं देगी। और ये जो जनप्रतिनिधि का एक धर्म होता है कि आप वास्तव में जनता ने एक एक वोट बहुत बड़े सोच विचार कर आपको आपके ऊपर विश्वास किया है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरोगे तो ही आगे आप डेवलप होगे। नहीं तो 5 साल से के बाद में फिर आप वही एक आम आदमी बन के रह जाओगे। और जनप्रतिनिधि का धर्म होता है कि जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, उन पे विश्वास पे खरा उतरना, ये जनप्रतिनिधि का धर्म। धन्यवाद, अच्छा जिक्र किया। अभी मैं आपको एक ऐसे प्रश्न की और ले जाता हूँ, युवाओं के बारे में प्रश्न है। देखिए, चाहे गांव का विकास करना हो, क्षेत्र का विकास करना हो या पूरे देश का विकास करना हो, युवा देश का भविष्य होते हैं और युवाओं के बिना विकास संभव नहीं है। आप युवाओं को किस तरीके से या युवाओं के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? मैं आपको इतना भी बता दूं कि युवाओं के लिए 2 तरीके से मुख्यतः काम किए जा सकते हैं। एक तो रोजगार दिला के उनको, अभी बातें चल रही है, जितने भी पूरे देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, युवाएं ये बोल रहे हैं, आंदोलन हल्ला बोल रहे हैं, हमें रोजगार दिया जाए। जो राजनीति के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भी आश्वासन देते हैं कि आपको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन रोजगार एक अलग चीज है और स्किल डेवलपमेंट एक अलग चीज है। आप इसमें से किस पर काम करना अच्छा लगता है? आपको किस पर काम करना चाहेंगे? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट अगर हो गया तो युवाओं को रोजगार अपने आप मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट हो, और स्किल डेवलपमेंट होने के बाद में फिर रोजगार की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास सूझबूझ और अनुभव हो जाता है वो एक नहीं 100 रोजगार पैदा कर देता है। इसके लिए मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है कि स्किल डेवलपमेंट हो, तभी जाके युवा आगे बढ़ सकता है और आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो सुधार सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट। चलिए, अच्छी बात बताई आपने। मोदी जी का जिक्र किया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। एक मैं प्रश्न इस संबंध में उठाता हूं, अखबारों में या जो विपक्ष पार्टियां हैं वो ये प्रश्न ज्यादातर उठाती हैं कि मोदी जी ने कई रोजगार या कई नौकरियां छीन ली हैं टेक्नोलॉजी का युग लाते हुए। अखबार में चलता है, विपक्ष लोग के खूब सारे मुद्दे उठाते हैं विपक्षी लोग, आप भी इस बात से जानते हैं अच्छे से। आप इसको बताएं कि आप इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के युग को लाके कुछ गलत नहीं किया है, रोजगार छीना नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा किए। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कैसे एक्सप्लेन करके बताते? पिछले 70 साल से कांग्रेस के इस राज में
आम गरीब को गरीब रखा, आम किसान को एक किसान ही रखा। और पिछले 2014 से मोदी जी ने जिस प्रकार से कमान हाथ में लिए और 8 साल 9 साल में जो काम आपने भी देखा होगा, और जो मोदी जी ने काम किया है वो काम न भूते न भविष्य। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ये दौर चल रहा है। अभी आप 18वीं सदी में नहीं 21वीं सदी में जी रहे हो। 21वीं सदी में अभी जो रिक्वायरमेंट है, आज 150 करोड़ जनता इस भारत की है। पहले जनता कम थी, फिर भी इनके पास कुछ नहीं था। मोदी जी ने तो 150 करोड़ जनता के बीच में भी आज डिजिटल इंडिया कैसे बने उसको लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है रोजगार बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन रोजगार बढ़ रहा है। शायद टेक्नोलॉजी की तो उसके आधार पर भी बढ़ रहा है। आज आम आदमी घर बैठे भी बिजनेस कर सकता है, आम आदमी अपने ऑफिस सीमित ऑफिस में भी बिजनेस करता है। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत ये टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो कोई बेरोजगारी वाली बात नहीं है। ये यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी 1 से 10 तक गिन के युवाओं को रोजगार देंगे, भत्ता देंगे। 1% भी काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम करता है, अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो उनको कोसने का काम सिर्फ कांग्रेस के पास है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। निरंतर मोदी जी इस देश को उन्नति की, और आप देख लो सड़कें देख लो, आज भारतमाला देख लो, आप वंदे भारत ट्रेन देख लो, कितनी डेवलप किया है। क्यों 70 साल में इनके पास नहीं था? अधिकोष वही था, भारत भी वही था, रेवेन्यू भी वही था, लेकिन काम करने इन्होंने सिर्फ अपने फ्लाइटों में जन्मदिन मनाना और अपने परिवारवाद से ऊपर उठकर कभी काम नहीं किया। परिवार के अंदर अब मैं और मेरा बेटा और मेरा जवाई और मेरी बेटी, इसके अलावा 5वां आदमी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनका ही बना और निरंतर इनके गांधी परिवार के अलावा आज देख लो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आप आज यहाँ का देख लो, संसदीय सत्र बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश जी चौधरी, आज यहाँ के छोटे से कार्यकर्ता, फिर भी आप केंद्र में वो 56 की लिस्ट में मंत्री। तो काम करने का मोदी जी का निरंतर तरीका और टेक्नोलॉजी का युग लाने में अगर ये विपक्ष कुछ भी भूमिका निभाए या कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निरंतर भारत देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले 2028 तक 30 तक उन्होंने 25 साल की योजना बना दी कि भारत विकसित देश कैसे बने। विकासशील की हमें ये आवश्यकता नहीं, हमें विकसित की आवश्यकता है। और उसके लिए युवाओं को भी एक नई टेक्नोलॉजी के तहत आगे बढ़ने के सुअवसर बहुत तरीके के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम सवाल लेते हुए आपसे मैं विदाई लूंगा, काफी समय ले लिया आपका। अंतिम सवाल आपके सामने ये है कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आपके पास मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा के बारे में ये केवीबी आपको पता हो, उसके तहत भी काम किया जाए। और शिक्षा में जिस प्रकार से आज शिक्षा, पहले वाली शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत फर्क है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर जाए तो शिक्षा में बहुत तरीके दुनिया भर के, और उनमें युवाओं को वास्तव में ध्यान देना चाहिए। लेकिन शिक्षा कैसे हो? शिक्षा के लिए पर्याप्त व्याख्याता हो, शिक्षा के लिए अपने के पास भवन हो। अभी तो ये क्षेत्र है जिसके अंदर ऐसी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल हो, तो वो नीम के नीचे पढ़ाई कर रहे अभी। और ऐसी कई जगह कंप्यूटर क्लास का पेड़ तो है लेकिन कंप्यूटर भी नहीं है। तो जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसी पूर्ण रूप से तन मन धन से मेहनत करके भी शिक्षा में सबसे बड़ा ध्यान देकर अगर करेंगे तो आने वाले समय में ये क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र होगा शिक्षा के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।